बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। निहारी का नाम सुनकर ज़्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, चाहे वो घर पर अम्मी के हाथों की बनी हो या किसी अच्छे से होटल से आई हो। घर के और होटल्स की बनी हुई निहारी में दो बड़े बड़े फ़र्क होते हैं। एक तो ये कि दोनों में कुछ टेस्ट का डिफरेंस होता है और दूसरा ये कि बाहर से मंगवाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ों में बहुत बरकत होती है और वो हेल्दी और बेहतरीन होता है। यहाँ मैंने बड़ी कोशिश की है कि घर में आपको जावेद की निहारी बनाकर दिखाऊं, जो कि कराची की एक फेमस निहारी ब्रांड है। इसका मज़ा ऐसा है जो कि हर एक चाहता है कि उसकी निहारी में आ जाए। हम उसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही करने वाले हैं जैसे कि होटल्स में की जाती है। तीनों चीज़ों को अलग रखा जाता है, जैसे कि उसकी यखनी, उसका गोश्त और उसकी तरी। तो हम बाज़ार की जैसी निहारी बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन के साथ आज बनाने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि वो पाकिस्तानी भाई बहन जिनको बाहर पाकिस्तान की निहारी याद आती है और ठंडी आँखें भरते हैं, उनके लिए भी एक ज़बरदस्त तोहफ़ा हो। तो बेसिकली हम जावेद की निहारी बनाएंगे, लेकिन घर पर और बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक तरीके से। तो चलिए हम अपनी मज़ेदार सी निहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी पोटली के साथ। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक साफ सुथरा सा कपड़ा लें और उसमें आप डालें 1 टेबल स्पून सौंठ, और उसके अलावा आप उसमें ऐड करने वाले हैं 2 पीपली, 1 बड़ी पीस दालचीनी और 1 बादियान का फूल। यहाँ पर मैंने लिया है 4-5 तेज़ पत्ते। ये सब चीज़ें इसमें आप डाल दें। इसके अलावा आप इसमें ऐड करें 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टेबल स्पून ही आप इसमें डालेंगे साबित सौंफ। अब आप इनकी एक पोटली बना लें। चाहें तो आप इन पत्तों को थोड़ा सा तोड़ लें। मेरी पोटली थोड़ी छोटी सी है, इसलिए मैं इन पत्तों को तोड़ रही हूँ। अब आप इनकी एक अच्छी सी पोटली बना लें। पोटली को आप ट्राई करें थोड़ा सा लूज रखें, क्योंकि अगर ये बहुत टाइट सा बंधा होगा तो इसके अंदर पानी सही से नहीं गुजर सकेगा और फिर जो इसका अरक है वो अच्छी तरह नहीं निकल सकेगा। तो ढीली ढाली सी एक पोटली आप उसमें बना लें। पोटली हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसको मैं रख दूंगी साइड पर। अब हमें थोड़े से और मसालों पर काम करना है। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करूँगी, यानी इसे मैं बगैर किसी तेल वगैरह के फ्राई करूँगी। जो मसाले मैं यहाँ फ्राई करने वाली हूँ मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त के हिसाब से मसाला लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च साबित, 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ही सौंफ साबित, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटा मैंने पीस लिया है दालचीनी का, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 पीपली और 2 बड़ी इलायची, 1 मैंने लिया है बादियान का फूल, 4 लौंगे, 1 छोटा टुकड़ा मैंने जायफल का ले लिया है, समझे आप 1/4 ले लें 1 नटमेग का, और 1 छोटा फूल मैंने जावित्री का भी लिया है। अब आप इन सब चीज़ों को पहले इसमें ड्राई रोस्ट करें। तो चलिए सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को इसमें डाल देते हैं और इनको करते हैं हम ड्राई रोस्ट। आप हमेशा ये ट्राई करें कि ड्राई रोस्ट करते हुए इनको ज़्यादा जो है ना पका लें, ओवर फ्राइड ना हो जाए, इससे इसका टेस्ट जो है कड़वा हो जाता है। तो हल्के हल्के मीडियम आंच पर आप इसको हल्के हल्के फ्राई कर लें। इस तरह फ्राइंग पैन को उठाकर हिलाने से इवनली फ्राई होगी सारी चीज़ें, और मसालों में से इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है फ्राई होते हुए कि पहले से आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग जैसे ये बिरयानी, निहारी और पुलाव में बग़ैर फ्राइड मसाले डालते हैं, बग़ैर ड्राई रोस्ट के, तो उनका टेस्ट वैसा नहीं आता। अब देखें
ये ड्राई रोस्ट हो गए, मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अगर आप इस तरह मसाले फ्राई करके डालेंगे, ड्राई रोस्ट करके डालेंगे, तो बिलीव मी आपके खानों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मैंने अपनी जो बिरयानी बनाई थी उसके जो होममेड मसाला था उसको भी ड्राई रोस्ट किया था। आप चाहें तो वो अपलोड ज़रूर देखें, यहाँ पर कहीं मैं उसका लिंक ज़रूर लगा दूँगी। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे और उस जार में सारे जो हमारे ड्राई रोस्टेड मसाले हैं जो अब ठंडे हो चुके हैं, इन्हें डाल दूँगी मैं। हमें इन्हें बहुत फाइन सा पाउडर शेप देना है, क्योंकि जो पाउडर मसाले होते हैं वो निहारी में अच्छे लगते हैं। अगर निहारी में दरदरा सा मसाला और मोटा मोटा मसाला मुंह में आता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह पाउडर बनाएं। पाउडर बनाने से पहले मैं इसमें एक चुटकी कुछ और भी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी एक चुटकी ऑफ सिट्रिक एसिड। अगर आपको ये अवेलेबल हो जाए तो इसको ज़रूर डालें, इससे निहारी का टेस्ट दोबाला हो जाता है। चलें आप इसे अब बंद करके अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में ले आएं। ये देखें हमारे मसाले कितनी अच्छी तरह मैंने इसको पाउडर फॉर्म में अच्छी तरह वो किया है। अब यहाँ पर आप बिग पीस ऑफ गोश्त लें। यहाँ मैंने 1 किलो गोश्त लिया, उसको एक बड़ा सा पीस लिया। ये है तो निहारी का ही गोश्त लेकिन विदाउट बोन है। इसको आप हाफ कर लें, क्योंकि इतना बड़ा पीस जब हम उसे फ्राई करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होता है ना। तो इसको आप पहले 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। तो चलिए जनाब, हमारी निहारी की प्रिपरेशन ऑल डन हो गई। अब आप एक गहरा सा बर्तन लें। गहरे बर्तन में निहारी हमेशा खुल के अच्छे से पकती है और उसमें डालें आप 1 कप ऑयल। जो बिरयानी, निहारी और इस तरह के खाने होते हैं इनमें तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है। आप इसीलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों को वंस अ मंथ खाएं और यूजुअली थोड़ा सादा ही खाना खाया करें। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैं इसमें अपनी बाकी चीज़ें डालना शुरू करूँगी। ऑयल को अच्छी तरह कड़कड़ाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसमें सारी चीज़ें डालते हैं, मसाले वगैरह, तो ऑयल और उसके दरमियान बहुत अच्छा सा तनासुब रहता है और वो जल्दी जल्दी बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर देते हैं। तो जैसे ही ऑयल मेरा अच्छी तरह गर्म हो जाए, यहाँ पर मैं मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक, यानी लहसुन को मैंने 2 टेबलस्पून लिया और उसको बहुत थिनली चॉप किया है। अगर आप लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह लहसुन का जब हम चॉप करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर जो निहारी में है वो ज़्यादा उठता है। डालकर आप उस वक्त तक इसको फ्राई करने वाले हैं जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए और ऑयल में लहसुन की खुशबू रच बस ना जाए। देखें, इसको थोड़ी देर तक आप पकाएं। अगर पेस्ट होता तो वो कभी कभी नीचे भी लगने लगता है ना, लेकिन चूंकि मैंने चॉप्ड गार्लिक डाला है तो ये कितनी अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें फ्राई हो रहा है। ये देखें हमारी लहसुन का कलर चेंज हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें मिलाऊंगी ये जो 2 पीसेस ऑफ गोश्त हमने काट कर रखे हैं, इन्हें आप डाल दें। अब इस ऑयल और इस लहसुन के साथ इनको आप फ्राई करेंगे। इस तरह गोश्त को जब आप फ्राई करते हो, जो उसका कलर चेंज होता है, जो इसमें खुशबू आती है, वो फिर बहुत देर तक भी भूनने से नहीं आती। तो आप कोशिश करें कि तेज़ आंच पे लहसुन के साथ आप गोश्त को अच्छी तरह पहले फ्राई कर लें। हर तरफ से आप इसको उलट पुलट कर इसको थोड़ा सा कलर दें। जैसे ये देखें थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा कलर आ रहा है, तो सिर्फ एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा आप उलट पुलट कर इसको इस तरह का खूबसूरत सा कलर देते जाएं।
यूजुअली निहारी के जो होटल्स होते हैं उनमें जो निहारी का गोश्त होता है वो इतना ही बड़ा होता है। ये है तो निहारी का ही गोश्त, आई मीन बीफ शैंक ही है, लेकिन इसको मैंने बड़े पीसेस में इसीलिए रखा है ताकि बिल्कुल निहारी के होटल्स जैसा ही फ्लेवर मैं आपको दिखा सकूं। आप चाहें और अगर आपको इतना बिग पीस ना मिले तो आप छोटे जो पीसेस मिलते हैं विद बोन्स वाले वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह बड़ा पीस लेकर बनाकर आप खाकर देखें, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप किसी जावेद की निहारी या किसी बड़े अच्छे होटल की निहारी खा रहे हैं। तो चलें जी, हमारी फ्राइंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है। इसी तरह उलट पुलट के चारों तरफ से इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ 2 किलो हड्डियाँ। ये हड्डियाँ जिस तरह की भी आपको मिल जाए ले लें, क्योंकि मुझे इस तरह की मिली हैं। वैसे भी हड्डियाँ निकल जाने वाली हैं, इसके अंदर रहने नहीं वाली बाद में। हमें इन हड्डियों का बेसिकली अरक निकालना है। तो आप तनासब देख लें, मैंने 1 किलो गोश्त लिया और उसमें मैं 2 किलो हड्डियाँ डाल रही हूँ। 1.5-2 किलो जैसे भी मिले आप डाल लें। इसमें आप जो नली वाली हड्डी होती है ना, वो भी डाल सकते हैं। अब आप इसको देखें, धीमे धीमे हल्के हाथों से ऊपर नीचे करें और उनको फ्राई कर लें। आप इसमें नली वाली हड्डी भी डाल सकती हैं, और अगर आपको नली निहारी बनानी हो तो बाद में उसका नली निकालें और उसके अंदर मिक्स कर दें या ऊपर सजा दें, जैसे लोग खाना चाहें। और अगर मगज़ निहारी बनानी है तो मगज़ को अलग से अदरक लहसुन और काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर हल्का सा फ्राई करें और उसको साइड पे रख लें। और जब निहारी बन जाए तो जब आप उसको डिश आउट कर लें तो ऊपर से वो मगज़ भी डाल सकते हैं। अब देखें, मैं इसको हल्के हाथों से घुमा घुमा कर फ्राई कर रही हूँ। अगर मेरे पास इस वक्त बर्तन छोटा होता या खुला खुला नहीं होता तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली हमें गोश्त को ही फ्राई करना था, क्योंकि वो हमारे पास बाद में भी रहने वाला है। ये हड्डियाँ तो वैसे भी हमें डिस्कार्ड करनी है ना। हमने इसे थोड़ा बहुत भून लिया है। गोश्त को हम पहले ही भून चुके थे। हड्डियों को हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा उलट पुलट कर लें जिस तरह आप कर सकते हो। अब इस पे मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। हमने मसालों की एक पोटली बनाई है। उसके अलावा आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1.5 टीस्पून आप डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून ही आप डालेंगे सॉल्ट या नमक। नमक आप आगे पीछे कर सकते हैं, सॉल्ट टू टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर,
और वो मैं डालूंगी 1 टीस्पून। अच्छा, अब हमने जो निहारी मसाला पीस कर रखा था वो ऑलमोस्ट 3 टीस्पून बना है, तो यहाँ पर मैं उसमें से 2 टीस्पून डाल दूंगी। जो हमने निहारी मसाला बना कर रखा था वो इसके 1 किलो के हिसाब से ही मैंने बनाया था, तो वो ऑलमोस्ट 3 टीस्पून बना है। तो यहाँ पर मैं उसमें से 2 टीस्पून भर कर इसमें इस वक्त मिला दूंगी और 1 टीस्पून में रख दूंगी। जब हम बघाड़ लगाएंगे उससे पहले मैं इसमें डालूंगी। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हमारी निहारी में जो चीज़ रहती है वो है पानी, तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 लीटर पानी। तो 1.5 लीटर पानी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी हड्डियां हैं, उनका भी अरक निकलना है और मैं चाहती हूँ कि जो हमारी गोश्त है वो पानी के अंदर डूब जाए ताकि अच्छी तरह पक सके। मैं इसे प्रेशर कुकर में नहीं बनाने वाली हूँ। अगर आपको प्रेशर कुकर में बनाना है तो आप अपने हिसाब से जितना पानी डालना है वो डालें और उसके बाद उसको प्रेशर कुक कर लें। और गोश्त को आप उस वक्त तक पकाने वाले हैं जब तक कि वो 80% to 90% ना गल जाए। जो बड़ा वाला पीस है उसका ध्यान रखें ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। जब मैं इसको नॉर्मल स्टोव टॉप पे नॉर्मल पैन पे पका रही हूँ तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं इसको इस तरह गलने में। जो वो आगे भी थोड़ा सा पकता है तो इतना गल जाता है कि जब हम उसे आटे के साथ और बाद में पका रहे होते हैं तो वो बिल्कुल चूर नहीं हो जाता ना। तो चलें आप इसको हल्के हल्के हाथों से हिला मिला लें। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें हमारी निहारी ऑलमोस्ट चढ़ने के लिए तैयार है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा अनियन लिया है। इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटने वाली क्योंकि ये बाद में वैसे भी इससे निकाल लिया जाता है। तो हमें सिर्फ अनियन का एक फ्लेवर, उसका अरक चाहिए। और आपको पता है जब भी यखनी बनाते हैं तो उसमें कच्चा प्याज ज़रूर डालते हैं। जो कच्चे प्याज की खुशबू होती है वो अनियन जो होती है वो यखनी में बहुत अच्छी लगती है और जो गोश्त का जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो भी उससे चली जाती है। तो चले मैंने यहाँ पर एक बिग साइज़ का अनियन डाल दिया। अगर आपके पास छोटे अनियन हो तो आप 2 डाल दें, मीडियम साइज़ की भी 2 डाल सकते हैं क्योंकि अब आप इस पे एक तरफ जगह बनाकर ये जो हमने मसालों की पोटली बनाई थी ये भी डाल दें क्योंकि इसके अंदर हमने सौंठ और जो चीज़ें बादियान और पीपली वगैरह डाला है। इसके अंदर से जो एसेंस और अरोमा निकलेगा वो बेसिकली निहारी को फ्लेवर देगा जो कि जावेद की निहारी में होती है। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि इसी तनासुब से इसी अमाउंट में डालें, ऊपर नीचे बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ध्यान रखें इनका। मैंने आपको जो मसाला बताया है, जो मैंने मिर्चें बताई हैं, अगर आप इसी को फॉलो करने वाले हैं तो एज इट इज़ फॉलो जब आप करेंगे तो बिल्कुल वैसी बनेगी। ढककर मैंने निहारी को रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और मैं इसमें ड्राई रोस्ट कर रही हूँ 1 कप वाइट आटा।
ये जो वाइट फ्लावर होता है ये बेसिकली निहारी में ज़रूर डाला जाता है, और चूँकि मैं कच्चा नहीं डालती क्योंकि मुझे उसमें कच्चापन सा अजीब सा टेस्ट फील होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है उसके अंदर। और जैसे हमें बहुत लंबे टाइम के लिए निहारी को बाद में आटा डालकर पकाना पड़ता है, उससे भी हम बच जाते हैं। तो चलें, मैं इसको हल्के हल्के मीडियम आंच पे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ये जो अमाउंट 1 कप है, इससे आप देखिएगा जो हमारी निहारी बनेगी उसमें बिल्कुल उतना ही थिक होगा जितना कि होना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना अच्छा लगता है, ना बिल्कुल पतली निहारी अच्छी लगती है। तो चलें देखिए, हमारी भुनाई ऑल डन हो गई। और ये देखें 2.5 घंटे हमारे इस गोश्त को पकते हुए हो गए, और मैंने तमाम जो हड्डियाँ थी वो सब निकाल कर फेंक दी हैं क्योंकि उनका अरक निकल गया था। और ये गोश्त आप देख लें किस तरह का हो गया है। इस वक्त हम इसकी पोटली को बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये पोटली थोड़ी देर और रहने वाली है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गोश्त हमारा इतना गल गया है 80 to 90%। अभी इस गोश्त को मज़ीद थोड़ी देर और पकना है ना आटे के साथ, तो इसलिए सिर्फ 80 to 90% ही गलाना चाहिए। और ये जो प्याज था इसका काम हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं अंदर से। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी हमारी निहारी का कलर कितना खूबसूरत सा आया है, और उसके ऊपर जो रोगन है वो कितना अच्छा लग रहा है। ये जो पोटली है इसको मैं इस वक्त नहीं निकालने वाली, मैं इसको थोड़ी देर और रखने वाली हूँ ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं उनका अरक थोड़ी और देर इसमें शामिल हो जाए। आटा लगाने से पहले आप एक काम और करें। इसकी जो ये तरी है, ये जो रोगन है जो यूजुअली आटा लगाने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, इसे आप ऊपर से ना हल्के हाथों से बहुत अच्छे से आराम से ना सारी तरी सारा रोगन निकाल कर एक तरफ साइड पे रख लें, जो हमें बाद में ऊपर से डालने में बहुत काम आने वाला है। तो चलें हम रोगन निकालते हैं पहले इसके ऊपर से। अब हम अपनी निहारी में जो हमने आटे को भूना था उसको आप मिला लें 1.5-2 कप पानी के साथ। ठीक है, पानी से मिलाकर जो आप इसका ये पेस्ट बनाएंगे, इसको अच्छी तरह फेंट लें कि इसमें लम्स बिल्कुल ना हो। अब हम इसको इस निहारी में डालेंगे, और डालते वक्त आप एक हाथ से चमचा ज़रूर चलाते रहें ताकि इसके अंदर भी जाकर इनका लम्स ना बन जाए। मैंने चूल्हे को बहुत तेज़ करके रखा है और ये इस वक्त काफ़ी गर्म है। ठीक है, तो अब आप इसमें धीमे धीमे ये सारा जो हमने बना के रखा था मिक्सचर आटे और पानी का, ये आप डालते जाएं और इसको अच्छी तरह हिलाते जाएं। जो मैंने आपको अमाउंट बताया ना, 1 कप 1.5 या 2 कप पानी में घोल कर डालने का, इससे बिल्कुल 1 किलो गोश्त के लिए जितना मैंने यखनी बनाया है इसके लिए बिल्कुल ये परफेक्ट अमाउंट है। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना आटा डालें या कितना ना डालें। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल वो मेजरमेंट बता रही हूँ, जैसे आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि आपका हमेशा हमेशा वैसी निहारी बनेगी जैसे कि होटल्स में मिलती है। ध्यान से आप जितना कुछ लोग पतली भी निहारी चाहते हैं, कुछ लोग गाढ़ी निहारी चाहते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल परफेक्ट निहारी बनती है जिसमें ना वो बहुत गाढ़ी होती है और ना ही बहुत पतली होती है। चमचा आप अच्छी तरह चलाते रहें ताकि इसमें बीच में लम्स बिल्कुल भी ना बने। और एक बात और, अगर इसमें थोड़े बहुत लम्स बन भी जाते हैं, जस्ट इन केस बता रही हूँ, तो चूंकि हमने आटा भून कर डाला था तो वो लम्स बरकरार नहीं रहते, वो फौरन ही टूट जाते हैं।
और इस तरह जब हम भून कर आटा डालते हैं तो इसका एक और फ़ायदा होता है, क्योंकि जब हम आटे के साथ इसको पकाते हैं तो यूजुअली 1 घंटा पकाना पड़ता है अगर हमने कच्चा आटा यूज़ किया हो। लेकिन चूँकि मैं आटा भून कर डाल रही हूँ तो इसके बाद हमें सिर्फ आधा घंटा पकाना होगा और उसके बाद इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही मज़े का होने वाला है। कुछ लोग इसमें ब्राउन आटा भी डालते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यूजुअली निहारी में वाइट आटा डाला जाता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम जो ये पोटली है ना, इसको हम निकाल देंगे क्योंकि पोटली ने बेसिकली तो अपना काम कर लिया हुआ है। मैंने इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए और रख दिया था। तो चलिए पहले हम इस पोटली को निकाल देते हैं इसके अंदर से। पोटली को ना आप अच्छी तरह निचोड़ लें, निचोड़ के इसके अंदर जितना इसका अर्क है ना और जितना इसकी यखनी इसके अंदर चली गई है उसको भी निकाल लें, वरना वो वेस्ट हो जाएगी। तो आप पहले ही उसको अच्छी तरह निकाल लें ताकि इसका सारा जो फ्लेवर है वो हमारे निहारी में आ जाए। मैं इसे मज़ीद दबा कर ना इसको थोड़ा सा निचोड़ लूँगी ताकि इसके अंदर से जो उसका यखनी है वो बिल्कुल बाहर आ जाए और सारा कुछ अरक जो है ना वो इसमें मिल जाए। अब हम इस पे कुछ मसाले और ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और जो हमारा निहारी का मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था 1 टीस्पून वो भी बचा हुआ है, वो भी आप इसमें डालें। पेपरिका पाउडर से इसका कलर और इन्हेंस हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा। और इस तरह रेड चिली पाउडर ऊपर से डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और निहारी मसाला भी हम ऊपर से मिला रहे हैं। तो चलें ये तीनों मसाले हम मिला देते हैं इसके ऊपर से। मसालों को डालकर आप इनको अच्छी तरह मिला लें ताकि ये मसालों का जो है ना अच्छी तरह इसमें मिल जाए और वो अलग अलग से ना लगे। इस टाइम पे आप इसका सॉल्ट भी चेक कर लें, नमक ज़रूर चेक कर लें क्योंकि नमक हमने अपने हिसाब से डाला था तो हो सकता है वो कम हो। ये देखें आप, हमारा मसाला इतना अच्छी तरह इसमें मिल गया है। इसको आप मुस्तकिल तेज़ आंच पे पका रहे थे। अब आप चाहें तो इसकी आंच को थोड़ा मीडियम कर लें। यहाँ मैं उन मसालों के लम्स को तोड़ रही हूँ जो थोड़े बहुत बन गए थे ताकि वो उनमें मिल जाए अच्छी तरह। यहाँ पर मैंने इसका जब नमक चेक किया था वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसमें ऑलमोस्ट 1 टीस्पून सॉल्ट मैं और डाल रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग नमक ज़रूर चेक करें और फिर डालें
क्योंकि हर एक के नमक का जो नमक की तेज़ी कहते हैं ना वो थोड़ी कम होती है, तो अपने हिसाब से आप नमक रखें। मैं सॉल्ट आपको अमाउंट इसलिए बता देती हूँ कि जिनको प्रॉब्लम होती है ना कि नमक कितना डालें, ज़्यादा ना हो जाए कम ना हो जाए, इसलिए मैं बता देती हूँ कि कितना डालना है। लेकिन जस्ट इन केस फिर भी आप नमक ज़रूर चेक कर लिया करें। यहाँ पर मैं उसके भगार की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ऑयल ले लिया है ऑलमोस्ट हाफ कप और इसको मैं अच्छी तरह गरम कर रही हूँ। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर से जब भी आप इसका भगार लगाएंगे बहुत खूबसूरत आता है उसका कलर। तो जैसे ही मेरा ऑयल गरम होता है मैं इसमें ये डाल देती हूँ पेपरिका पाउडर। एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस वक्त कि पेपरिका पाउडर डालने के बाद आप इसको बहुत देर तक नहीं पकाने वाले, क्योंकि अगर वो जल जाएगा तो उसका कलर बहुत ही ख़राब हो जाता है। बजाय अच्छा होने के निहारी का रंग ख़राब हो जाएगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो देखें मैंने डाल दिया, आप इसको बस हल्का हल्का हिला लें आप इसे और इसमें इसके ऊपर लगा दें। ये देखिए भगार कितना खूबसूरत सा लगा है। अब हमारी निहारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको करना है जैसे होटल्स में होता है। तो यहाँ देखें बघार भी लग गया, हमारी निहारी भी पूरी तैयार हो गई, गोश्त भी बिल्कुल सही से गला हुआ है और जो उसका शोरबा है इसमें तमाम जो हड्डियाँ थी उसका भी बहुत खूबसूरत सा फ्लेवर आ चुका है। और मसाले तो इसके इतने मज़े के हैं कि एक दफ़ा आप बनाएं आप भूल जाएंगे बाज़ार से निहारी लाना या मंगवाना। एक दफ़ा आप इस निहारी को बना के ज़रूर ट्राई करें। इसी मसाले से आप किसी भी डब्बे के मसालों को यूज़ करना या बाज़ार से निहारी मंगवाना सब कुछ भूल जाएंगे। आपको घर में ही जावेद की निहारी जैसा टेस्ट आएगा या जैसी भी निहारी आपको पसंद हो वैसा ही टेस्ट आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से गर्म कर रही हूँ और अब मैं इसे इसके बाद 3 डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने वाली हूँ। आप जब दावतों में बनाए ना निहारी तो इसको इसी तरह 3 अलग अलग पार्ट्स में रखें, तो उससे जो खूबसूरती फील होगी ना वो वैसे ही पूरी निहारी सा रख देने में नहीं फील होती। तो चलें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इन तीनों को किस तरह प्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैंने 3 किस्म के बर्तन रख ली हैं। एक जो खुला सा बर्तन है इसमें मैं सबसे पहले निकालूंगी ये जो हमारे 2 बिग पीसेस ऑफ गोश्त है। ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका टेक्सचर आया है, वैसे ही निहारी है जैसे हम लोग खाते रहते हैं होटल से मंगवा कर। और इसका जो बिग पीस इसीलिए मैंने रखा था ताकि इसको आपको निकालना और फिर इसको सर्व करना आसान हो। पहला पीस मैंने निकाल लिया और हमने 2 पीसेस डाले थे, ये दूसरा पीस है। ये बहुत अच्छे से गल गया अंदर तक। अभी मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। ये दूसरा पीस भी हमने निकाल लिया है। तो गोश्त तो हमारा हो गया है एक प्लेट में अलग। ये देखें अब हम एक गहरे बर्तन में निकालेंगे इसकी जो ग्रेवी होती है ना उसे। अब ग्रेवी को आप एक गहरे बर्तन में निकालें और गहरे चमचे से ही निकालें। ये देखें है ना खूबसूरत सी जावेद की निहारी। यकीन माने आप इसे एक दफ़ा ट्राई करें, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा होता है, इतना ऑथेंटिक और मज़ेदार सा जैसे कि हम किसी अच्छे से होटल की निहारी खा रहे हों। आपको याद होगा मैंने इसकी तरी जो होती है उसके जो ऊपर की ग्रेवी होती है वो पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो जो तरी हमारी है वो पहले ही अलग है, ग्रेवी मैं अब निकाल रही हूँ और गोश्त को मैंने अलग निकाल कर साइड पे रखा है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई अलग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह प्रेजेंट करना है और किस तरह इसे हम प्लेट्स बनाएंगे।
तीनों चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमें इसे प्रेजेंट करना है। और निहारी के लवाजमात तो आपको पता ही हैं, हमने इसे काटना होता है अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया, लेमन और इन सब चीज़ों के साथ। ये देखें, आप देख सकते हैं कि गोश्त कितना अच्छी तरह गल गया और कितने सुकून से ये हम ऐसे काट सक रही हूँ। इस तरह थोड़ी थोड़ी सी पीसेस के साथ आप इसका प्लेट बना। पहले आप इसमें डालें थोड़ा सा मीट, उसके ऊपर आप ये डालेंगे इसका जो शोरबा होता है, इसकी जो ग्रेवी होती है वो। ये देखें, हमारी प्लेट ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। अब ऊपर आप डालेंगे इसकी जो ये हमने तरी निकाली थी पहले, ऊपर से जो ये होती है ये डालें आप तरी ऊपर से। देखें, आ रहा है ना निहारी अपने पूरे शेप पे। ऊपर से आप डेकोरेट करें इसको फ्राइड अनियन से। और इसके ऊपर आप डालें फिर हरी मिर्चें। अदरक तो ज़रूर डालें, अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का लगता है। जो थिनली स्लाइस जुलियन कट अदरक होता है वो ज़रूर डालें। अब आप इसके ऊपर अगर चाहें तो मज़ीद भगा लगा सकते हैं। ये देखें, है ना मज़ेदार सा। ये लीजिए, तो जावेद की निहारी हमारी बनकर तैयार हो गई। इतने मज़े की ये निहारी है, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। उन लोगों को ज़रूर खिलाएं जिन्हें निहारी बहुत पसंद है, और जो तरसते हैं, जो बाहर रहते हैं, जो नहीं बना सकते, जो नहीं खा सकते, वो इस रेसिपी को फॉलो करके निहारी बनाएं। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बताया है आपको। ज़रूर बनाएं, ज़रूर बताएं कि आपको ये निहारी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। निकले।
आप ये जो प्लेट में मसाले हैं इनकी एक पोटली बना लें। पोटली बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन मसालों का अरक जो निकल कर वो यखनी में आ जाता है, लेकिन ये चावलों में नज़र नहीं आते। ये काइंड ऑफ सुलेमानी टोपी होते हैं जिनका टेस्ट तो होता है लेकिन ये खुद नज़र नहीं आते। तो चलें, हमारी पोटली बन गई। अब हम अपना बाकी काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप एक पैन ले लें और उसमें डालें 1 से 1.5 लीटर पानी। इन्हीं पानी से हमें इसकी यखनी बनानी है, तो पानी ज़्यादा होना बेहतर होता है। अब आप इसमें डालें ये सारे जो एक्स्ट्रा मसाले थे, यानी कि हमारे अदरक, लहसुन और ये प्याज, और ये जो हमने 1 केजी लिया था मटन, ये भी आप डाल दें। आप इसे अपनी मर्ज़ी के गोश्त से बना सकते हैं, मटन या बीफ, जिससे भी चाहे बनाएं। चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये मटन और बीफ से बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये जो महबूब का पुलाव है, ये बेसिकली बीफ से ही बनाया जाता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो हरी मिर्चें थी। हरी मिर्चों से इसका टेस्ट बहुत ही खूबसूरत आता है, इनको आप ज़रूर डालें। फ्लेवर ही आ जाता है, बहुत तेज़ी नहीं आती, क्योंकि इनको बाद में हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना। अब हम इसमें ये पोटली जो हमने बना के रखी थी सफ़ेद सी कपड़ों की, ये डाल दें। मेक श्योर कि पोटली कलरफुल कपड़ों की ना हो, ये ना हो कि बाद में उसका कलर निकल कर इस यखनी में मिल जाए और हमारी यखनी ग्रीन या ब्लू कलर की बन जाए, है ना। यखनी पुलाव में आगे भी हम बहुत सारे मसाले ऐड करने वाले हैं, जो मसाला भूनते वक्त हम डालेंगे। अगर हम इन पोटली के मसालों को भी खुले ही डाल दें तो बाद में इनको छानने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मसाले उसमें आ जाते हैं, और बहुत सारे मसाले जो पुलाव में आते हैं नज़र, तो वो इतने अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए एक पोटली बनाएं, उसमें भी थोड़े से मसाले डालें। आगे भी हम इस मसाले यूज़ करने वाले हैं। गोश्त बड़ा मैंने साइज़ का इसलिए बनवाया था ताकि पुलाव में वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उसकी छोटी पीसेस भी बनवा सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। आप इसको भर के ना डालें, 1 टेबलस्पून काट के डालें। अब ये देखें हमारा सब कुछ इसमें डल गया। इसको मैं अब ढक कर पहले तेज़ आंच पर पकाऊंगी और फिर इसको मैं ढक कर पकाऊंगी धीमी आंच पर। आप बिल्कुल इसको धीमी सी आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हमारी जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल ना जाए, कम से कम 80 to 90%, क्योंकि बाद में भी हमें इसको मसाले के साथ भूनना है और यखनी में और चावलों के साथ इसको दोबारा पकना है। तो चलें, मैं इसे ढक देती हूँ और इसको हम पकाते हैं। अब ये देखें हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल गया है। अब इसको मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देख लें, ये 80 to 90% तक गल गया है। इसको मैं पहले सारे गोश्त को निकाल लेती हूँ एक दूसरे साफ बर्तन में। आप इसको निकाल कर थोड़ा सा ढाँक दें। अगर आप इसको यूं ही खुला रखेंगे तो इनका रंग बड़ा अजीब सा काला सा हो जाता है। इसको ढाँक दें। अभी मैं सारे गोश्त आपके सामने निकाल लेती हूँ। अब इसमें देखें कोई छोटे छोटे से जैसे धनिया और ज़ीरा इस तरह का कोई भी इसके अंदर नहीं है। तो चलें, मैं निकाल लेती हूँ। आपने एक बात नोट की होगी कि यहाँ मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त में और जिसमें चर्बी हो उसकी यखनी ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। अगर आप इसको बिल्कुल रान के रूखे सूखे गोश्त से बनाने वाले हैं तो वो इतना मज़े का नहीं बनता। तो कोशिश करें इसमें हड्डी भी हो और इसमें थोड़ी बहुत चर्बी भी हो, तो ये ज़्यादा मज़ेदार सा पुलाव बनता है। अब जो मेरा यखनी बचा है गोश्त निकालने के बाद, इसको मैं स्ट्रेनर की मदद से छान रही हूँ। देखिए यखनी का कलर कितना खूबसूरत सा आया है। इसको छान लें, आप सब कुछ इसमें डाल दें। अब छानने के दरमियान ये देखें हरी मिर्चें, प्याज, अदरक, लहसुन और ये पोटली, इन सब को हमें यखनी से अलहदा कर लेना है, क्योंकि ये सब अब हम यूज़ नहीं करने वाले, इन सब को डिस्कार्ड कर देने वाले हैं। इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि दबा दबा कर इससे सारा अरक निकाल लें, ताकि सारी यखनी हमारे पास आ जाए। तो चलें जी, देखें हमारी यखनी तैयार हो गई है। तो चलिए जनाब, अब हम पुलाव का दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप एक पैन ले लें और उसमें डालें ऑलमोस्ट 1 कप ऑयल।
ऑयल को कर लें आप अच्छी तरह गरम। इस ऑयल में हम प्याज को फ्राई करेंगे, मसालों को फ्राई करेंगे, गोश्त को फ्राई करेंगे और बाकी सारा काम हमारा इसी पैन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, अब आप इसमें मिलाएं 2 मीडियम साइज़ के अनियन। इसको बहुत थिन स्लाइसेस में आप काटें। पतले पतले काटने का फ़ायदा ये होता है कि प्याज जल्दी जल्दी फ्राई भी हो जाता है और उसका बहुत मोटा मोटा सा टेस्ट और अजीब सा भी नहीं फील होता वो आपके पुलाव में। तो चलें हम इस पुलाव के अनियन को फ्राई स्टार्ट करते हैं। अनियन की फ्राइंग के वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बहुत डार्क कलर के ना हो जाए, क्योंकि डार्क कलर का अनियन अगर होगा तो वैसे ही मसाला भुनेगा और वैसे ही राइस का कलर भी आ जाएगा। तो यूजुअली पुलाव का कलर बहुत डार्क कलर का नहीं होता, बल्कि इसका कलर बहुत खिला खिला सा बहुत लाइट सा ब्राउन होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस प्याज को फ्राई करने वाले हैं। देखें हमारा प्याज ऑलमोस्ट फ्राई होने वाला है। ये देखें हमारा प्याज ऑलमोस्ट फ्राई होने वाला है। बस 1-2 मिनट और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह का लाइट ब्राउन आप कर लें प्याज को, और जैसे ही इस पोजीशन तक आ जाए, अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करने वाले हैं। इस वक्त मैं इसमें मिलाऊंगी 4 से 5 तेज पत्ते, 2-3 मैं डालूंगी इसमें सिनेमन स्टिक्स दालचीनी, 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 छोटी इलायचियाँ, 1 स्टार एनिस डालूंगी और 4 लौंगे। इसके अलावा हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे काला जीरा, जिसे शाहजीरा भी कहते हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा और 1 टीस्पून ही हम डालेंगे काली मिर्चें साबित। ये सब चीज़ें आप इसमें डाल लें। अब इन मसालों को आप फ्राई करें 2-3 मिनट। आप देख सकते हैं कि हर दफ़ा प्याज भी हर चीज़ के साथ फ्राई होगा। अगर हमने इसे पहले ही डार्क कर लिया होता तो ये मज़ीद डार्क हो जाता। 2-3 मिनट फ्राई करते ही अब आप इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून भर के, मैंने यहाँ पर क्रश लहसुन लिया है। लहसुन को पेस्ट नहीं डाल रही, बल्कि इसको क्रश करके डाल रही हूँ। कूट कर या अच्छी तरह क्रश कर लें, उस तरह डालें। और 1 टेबलस्पून ही आप इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। 1 मिनट आप इनको भी फ्राई कर लें। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं वो गोश्त जो हमने 80 to 90% तक पका कर रखा है, उसको गला कर रखा है। अब हम उसमें ये मिला लेंगे गोश्त। चले जी, हमने इसमें गोश्त डाल दिया। अब स्टार्ट होगी गोश्त की भुनाई, और इस दरमियान प्याज का कलर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और भी चेंज होता जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत ध्यान से प्याज लाल करें, उसे पहले ही बहुत डार्क ना कर लें। गोश्त को आप अच्छी तरह उलट पलट कर थोड़ा सा भून लें। वैसे ये गले हुए हैं और इनको अब हमें गलाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10-15% रह गया, वो भी गल जाएगा। इस टाइम पे आप इसमें डाल लें 1 टेबलस्पून सॉल्ट। आप अपने सॉल्ट का बहुत ध्यान रखें। और 1 कप आप इसमें डालें दही। दही डालने के बाद अब गोश्त को दही के साथ अच्छी तरह भूनें आप।
हम दही के साथ गोश्त को उस वक्त तक भूनने वाले हैं जब तक ये जो दही है गोश्त में अच्छी तरह मिल जाए, अच्छी तरह भुन जाए और जो हमारा तेल है वो अलग हो जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। अब इस टाइम पे आप डालें इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। इन हरी मिर्चों से जो फ्लेवर आता है वो अनबिलीवेबल है। आप इसको इस तरह ज़रूर डालें। बहुत तेज़ी तो नहीं आएगी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके साथ आप डालेंगे 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर। ये सब डालने के बाद आप 1-2 मिनट के लिए इसको और भून लें। ये देखें गोश्त का कलर कितना खूबसूरत होता जा रहा है और हमारा जो पानी है वो भी खुश्क हो रहा है दही का। अब आप इसमें ऐड करें जो हमारी यखनी थी वो डाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि पूरी यखनी आप ना डालें। पहले हम इसमें इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे और जब हम चावलों को डाल लेंगे तो हम देखेंगे कि हमें मज़ीद इसमें यखनी ऐड करनी भी है या नहीं, क्योंकि हम उंगली के एक पोर से, जो एक पोर होता है उंगली का, उससे ऊंचा रखते हैं हम पानी हमेशा। तो ये हिसाब हमेशा आप याद रखें जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं, पुलाव बनाएं जिसमें पानी और चावलों का आपको हिसाब समझ में ना आ रहा हो, तो ये याद रखें कि पानी हमेशा जो सतह से 1 पोर ऊपर रहे, चावलों की और गोश्त की सतह से 1 पोर ऊपर रहे। चलो मैंने यहाँ पर जो रखा है, अब मैं डालूंगी इसमें 1 क्यूब। आप कोई सा भी स्टॉक क्यूब डाल सकते हैं, चिकन का भी डाल सकते हैं, बीफ का भी डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें उसमें ये ऐड कर लें। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने थोड़ा सा कम सॉल्ट यूज़ किया है, 2 टेबलस्पून ही काट के, यानी पूरा भर भर के 2 टेबलस्पून नहीं यूज़ किया, इसीलिए क्योंकि स्टॉक में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। अब जैसे ही इस पानी में उबाल आ जाए तो हम उसमें राइस डालने वाले हैं। राइस को मैंने पहले से भिगो के रखा है। यहाँ पे 750 ग्राम्स ऑफ बासमती राइस यूज़ करने वाली हूँ, यानी कि 1.25 किलो, क्योंकि बासमती राइस को बहुत ज़्यादा देर तक भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने उसको सिर्फ आधा घंटे पहले भिगो दिया था। तो आप उसको इसी तरह भिगो लें और फिर अच्छी तरह धोने के बाद, भिगोने के बाद, पहले ये पानी में बॉयल आ जाए, फिर हम उसमें ये बासमती राइस मिलाएंगे। अगर आपको बासमती राइस की जगह सेला राइस यूज़ करना है तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भिगो दें, क्योंकि सेला राइस थोड़ा मोटा राइस होता है, उसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको थोड़ी देर ज़्यादा भिगोना पड़ता है। बस जैसे ही पानी में उबाल आ जाता है हम इसमें डालेंगे अपने बासमती राइस। उबाल आने में बहुत टाइम लग रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको ढक दूं और ढक कर पकाऊं। हम इसे ढक कर पकाएंगे ताकि उबाल इसमें जल्दी आ जाए। कुछ लोग पहले राइस डाल देते हैं और मसालों के साथ उसको भूनते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह राइस टूट जाते हैं, तो बेहतर ये होता है कि पहले चावलों के पानी को उबाल लिया जाए, उसके बाद उसमें राइस ऐड किया जाए। वो एक बहुत आसान तरीका होता है, उससे चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। आप दोनों तरीके से बनाकर ट्राई कर लें, लेकिन आई एम श्योर आपको ये तरीका ज़्यादा पसंद आएगा।
तो देखें हमारे चावलों के यखनी में उबाल आ गया है। अब इस टाइम पर मैं इसमें मिला दूंगी हमारे चावल। मैंने यहाँ पर 1.25 किलो चावल लिया है, आप 1 किलो भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। लेकिन मुझे लगता है चूँकि ये हड्डी वाला गोश्त होता है तो इसमें गोश्त का और चावलों का जो है ना वो अमाउंट आगे पीछे हो जाता है। अगर आप पूरा किलो ही डाल दें तो मुझे लगता है कि चावल थोड़े से कम डालना बेहतर होता है। चूल्हा मैंने फुल उस पे रखा है, फुल आंच पे रखा है ताकि ये जो चावल हैं वो अच्छी तरह पक जाएं। इसी तरह देखें मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए। हमारे चावल भीगे हुए हैं आधे घंटे तक और बहुत अच्छे लग रहे हैं। चावलों को डालकर आप इनको हल्के हाथों से हिला दीजिए। ये वो टाइम होता है जब आप इसकी सॉल्ट को भी चेक कर सकते हैं और इसके पानी को भी चेक करेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमने अपने हिसाब से सही डाला है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ यखनी मुझे शायद और डालना पड़े। आप देख सकते हैं कि यखनी डालने के बाद जब हमने चावल डाला है तो यखनी अब थोड़ी सी कम लग रही है। पहले आप इसे अच्छी तरह मिला लें ताकि बर्तन में यखनी और चावल आपस में सेट हो जाएं। इस वक्त देखें जो हमारी यखनी बची हुई थी, अब मैं उसे मज़ीद ऐड करूंगी। और अब हम देखकर भी डाल सकते हैं कि हमें और कितनी यखनी डालनी है। यखनी तो मैंने पूरी डाल दी। अब मैं इसको उंगली डालकर चेक करती हूँ कि एक पोर ऊपर है या नहीं है। आप अपने हिसाब से भी पानी को डाल सकते हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि 1 कप चावल में 2 कप पानी डालते हैं, कुछ लोग 1.5 कप डालते हैं। हर एक का अपना हिसाब किताब होता है। मुझे इस तरह चेक करना आसान लगता है तो मैं हमेशा इसी तरह ही चेक करती हूँ कि चावलों के ऊपर 1 पोर तक पानी होता है तो मेरे चावल बिल्कुल ठीक बनते हैं। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी यखनी थोड़ी कम हो गई थी। अब मैं इसे ऊपर से डालूंगी 2 टीस्पून्स ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस डालने का फ़ायदा बहुत होता है, चावल हमेशा उससे खिले खिले बनते हैं। आप इस तरह लेमन जूस ज़रूर ऊपर से डालें। अब आप इसे पहले पकाएंगे तेज़ आंच पर और फिर जब इसमें बबल्स बनने लगें और पानी 80% तक खुश्क हो जाए तो हम इसे कर देंगे कवर, और कवर करके हम इसको पकाएंगे थोड़ी धीमी आंच पर। और धीमी आंच पर हम उस वक्त तक पकाने वाले हैं जब तक चावल और डन नहीं हो जाते। आप देख सकते हैं चावलों का पानी 80% तक कम हो गया है। ये देखें, आप इसको हल्का हल्का से हिलाएं। मेक श्योर कि आप इसको बहुत जोर जोर से ना हिलाएं, इस तरह चावल सारे पहले ही टूट जाते हैं। देखिए मैं कितने हल्के हल्के हाथों से हिला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि चावलों का रंग अभी भी कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत डार्क ब्राउन सा और बहुत अजीब सा कलर नहीं आया। इस टाइम पर आप इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही आप इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर डालने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बहुत खूबसूरत सा इसमें अरोमा होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इन पुलाव में। इनको हल्के हाथों से आप हिला लें हल्का हल्का सा, ताकि वो जो केवड़ा वाटर और गरम मसाला पाउडर हमने अभी डाला है वो सारी जगह पर लग जाए। अब आप इसमें ऐड करेंगे एक जादुई चीज़। यहाँ पर मैंने लिया है जायफल, उसको मैं हल्का हल्का सा श्रेड करके डाल रही हूँ डायरेक्टली चावलों के ऊपर।
इस तरह जब हम जायफल को ऊपर से डालते हैं तो चावलों में ऐसा जायका आता है जैसे देगी पुलाव या देगी बिरयानी का होता है। आप हमेशा याद रखें, बिरयानी पुलाव में इस तरह आप श्रेड करके जायफल को ज़रूर डालें। और अगर आपके पास फ्रेश जायफल नहीं है तो जायफल पाउडर ही ऊपर से छिड़क दें, लेकिन इस तरह श्रेड करके जो जायफल डाली जाती हैं फ्रेश, उससे जो टेस्ट आता है हर निवाले में एक मज़े का अरोमा भी आता है और एक अलग सा टेस्ट आता है जो कि बेसिकली गरम मसालों से भी आता है, लेकिन जायफल से तो इसकी बहुत खुशबू और मज़ा दोबाला हो जाता है। अब आप इसको हल्के हल्के हाथों से हिला दें। देखिए मैं चावलों को चेक कर रही हूँ, अभी भी ये दम पे रख कर गलने वाले हैं। ढाँक दें और उनको पकाएं जब तक ये डन ना हो जाए। 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लगता है धीमी आंच पर और चावल तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये पुलाव कितना खूबसूरत और खिला खिला है। इसके दाने दाने सारे अलग अलग हैं। चावल भी बहुत अच्छी तरह बना है और गोश्त भी पूरा अच्छी तरह गल गया है। आप इसको किसी भी अच्छी बड़ी दावतों में रखें, वैसे भी घर वालों को बना बना कर खिलाएं। मैं तो जब भी ये घर में बनाती हूँ मेरे घर वाले ये बहुत ही शौक से खाते हैं। तो चलें, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये महबूब के पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।